जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे, जिसमें केवल और केवल वीवीआई प्रश्न होगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी क्लास के पीडीएफ और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं, ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्यूज 4 है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आज क्यूज 5 चलेगा। तो पहला प्रश्न है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट का सही जवाब है क्रिकेट। तो याद रखिएगा, क्रिकेट खेल का आरंभ कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पूछे कब हुआ था? तो 1871 में। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच पूछे तो 1877 में, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है? नर्मदा नदी। और सरदार सरोवर परियोजना ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में है। कृष्णा नदी, इस पर है नागार्जुन सागर बांध, पूछा जाता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु हो गया? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु हो गया? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं अरविंद घोष। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरविंद घोष की रचना है लाइफ डिवाइन। तो ये पुस्तक ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, अरविंद घोष की पुस्तक है। भारत का जो राज्य चिन्ह है ये अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है, भारत का राज्य चिन्ह। तो आपको बताना है इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 4 सिंह है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत सरकार ने इस राज्य चिन्ह को कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को, नोट कर लेंगे। और सत्यमेव जयते जो है ये भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है सत्यमेव जयते। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, पहले भी हमने इस प्रश्न को आपको कराया था। तो वर्तमान में भारतीय रुपया जो है चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बता देते हैं, जैसे विमुद्रीकरण क्या कहलाता है, पूछा जाता है। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना ये विमुद्रीकरण कहलाता है। और मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर देते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये जो स्टेटमेंट है क्रोमर का है, यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये क्रोमर का कथन है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। चरक किस राजा का राजवैद्य था? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न का।
तो चरक की बात करें तो कनिष्क का राजवैद्य था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। और कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था, ध्यान रखेंगे। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष, नोट करेंगे। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष, ध्यान रखेंगे। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान, तो जिसमें कनिष्क जो है ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और आपको याद होगा इसी कनिष्क के शासन काल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से एक पुस्तक है चरक संहिता। तो चरक संहिता की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा चरक ने। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन, याद रखिएगा। शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, शिवाजी ने रायगढ़ का किला का निर्माण कराया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका निर्माण कराया था डिंडीगुल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन डिंडीगुल। और एक प्रश्न याद रखना है, हैदर अली की मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा 1782 में। किस युद्ध में? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, दोनों ध्यान रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये जर्मनी में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी में। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कानून रखे गए हैं? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कानून रखे गए हैं? तो याद रखिएगा ये रखा गया है 9वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए बता देते हैं किस अनुसूची को कब जोड़ा गया और कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 8 अनुसूची पहले थे, तो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है ये जोड़ा गया है 1951 में, जो कि संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। और इसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं और 12वीं दोनों को ध्यान रखना है। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इसमें नगर पालिका का वर्णन मिलता है 12वीं अनुसूची में। सभी को नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में ले जाने योग्य है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो सही जवाब है मौलिक अधिकार को न्यायालय में ले जाने के योग्य है।
मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन मिलता है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे तो कौन सा एक हटा है, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे रखा गया है 300A में, अनुच्छेद 300A में। तो इस तरह से अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे खाली स्थान में अवश्य भर लिया जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे कम से कम कितने महीने में, तो याद रखिएगा 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल 60 इसमें क्या है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसको पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये क्लास कब तक चलेगा। तो देखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है मेरे इस चैनल पर आपके सभी क्लास बिल्कुल फ्री होंगे। पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे सभी आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो किसको पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है, तो याद रखिएगा राज्यपाल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसी फर्म की कुल आय का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। चलिए आंसर कीजिए। और दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ लुसेंट बुक को एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लुसेंट बुक से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज लुसेंट बुक से जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे ये क्लास होती है, जिसमें 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, इन सभी के बारे में पढ़ा दिया गया है। तो उस क्लास को जरूर देखिए। उस क्लास का लिंक आपको या फिर उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सही जवाब है उत्पाद गुना कीमत। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी फर्म की कुल आय का मान जो निकाला जाता है उत्पाद और कीमत को गुना करके। ध्यान रखेंगे वह स्थिति जब व्यापार चक्र में चढ़ाव आने लगता है और उत्पाद तथा रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर बताइए 17 के लिए। तो उस स्थिति को कहा जाता है पुरुत्थान, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए इसमें यह कंडीशन है, अगर वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जस्ट उल्टा होता है। तो अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्यान रखेंगे। कोशिका का सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, आंसर बताइए। कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बहुत ही सिंपल है, कोशिका का सिद्धांत एम.जे. स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया, तो जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक ने। दोनों याद रखना है। अब देखिए सभी कोशिका के 3 प्रमुख अंग होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। ध्यान रखेंगे सभी को। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है।
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो याद रखिएगा आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो ऑस्ट्रिया के निवासी है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? तैराकी से संबंधित है। दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा अधिकार प्राप्त किया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा अधिकार प्राप्त किया था? तो राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन ए याद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आप सभी जानते हैं। और जिस समय स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। और अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी पूछे तो सूरत में खोली गई थी 1608 में। इन सभी प्रश्नों को हमने आपको पढ़ा दिया है। पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार जो किया ये किसने किया? तो बालाजी बाजीराव ने। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बालाजी बाजीराव याद रखिएगा। और अंतिम महान पेशवा कौन है? तो याद रखिएगा माधवराव पूछा जाता है। तो माधवराव जो है ये अंतिम महान पेशवा है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा पूछे तो बाजीराव द्वितीय। सभी को ध्यान रखें। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, दाब विद्युत प्रभाव पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा। और उस तैयार किए हुए नोट्स से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 9 वर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज है? याद रखिएगा 15 जज है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो नीदरलैंड के द हेग में। पानी में स्थित हवा का बुलबुला निम्नलिखित में से किस कारण चमकीला दिखाई देता है? तो हवा का बुलबुला जो होता है पानी में स्थित ये चमकीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और रात्रि में तारे का टिमटिमाना ये किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना ये किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल धातु है? नोबल गैस नहीं पूछा जा रहा है, नोबल धातु। तो आप सभी जानते हैं सोना को नोबल धातु कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैडमियम के प्रदूषण के कारण से कौन सी बीमारी होती है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। किसी पौधे के फूल के नर अंग को क्या कहा जाता है? तो किसी पौधे के फूल के नर अंग को क्या कहा जाता है? तो एंड्रोसियम, जिसको पुंकेसर भी कहा जाता है हिंदी में। तो डी ऑप्शन में इंग्लिश में दिया हुआ है एंड्रोसियम, हिंदी में पुंकेसर। और फूल के मादा अंग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर, याद रखिएगा। आगे देखिए, मोडवेट तथा सेनवेट किससे संबंधित है? तो मोडवेट और सेनवेट ये संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा ये उत्पाद कर से संबंधित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था?
तो बहुत ही सिंपल है, राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 में हुआ था। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव पूछा गया था, वी.एस. रमा देवी। नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी.एस. रमा देवी कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हार्मुज जल संधि, फटाफट से आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, ईरान और ओमान को अलग करती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 सही जवाब है, ए ऑप्शन। और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 1946 में, 16 अगस्त 1946 में। कैगा में होता है? तो कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और ये कैगा नाभिकीय उत्पादन संयंत्र कहाँ पर है, किस राज्य में? कमेंट करके बताइए आप सभी। डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? तो देखिए, ये दिया जाता है उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35 का। तो याद रखिएगा, सही जवाब है बी ऑप्शन। आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? यानी आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ से आपको 3 से 4 याद रखना है। नारियल, सेब, लीची, आलू, ये सभी में पूछा जाता है। तो आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है, लिख लीजिए। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है, पुष्पासन। और नारियल का खाने भाग्य होता है भ्रूणपोष। सभी को नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भ्रूणपोष। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है? तो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा हो जाएगा? सिकोया, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और यूकेलिप्टस क्या है? तो सबसे बड़ा ये आवर्तबीजी वृक्ष है। ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है? तो हमने आपको लुसेंट क्लास में बताया था। तो ये मिलता है किस मंडल में? तो सही जवाब है, इसका वर्णन मिलता है सप्तम मंडल में। तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा सप्तम मंडल में, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या मिलता है, इसे भी नोट कर लीजिए। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, इसे भी ध्यान रखें। इनमें से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। पेशी तंतुओं के पतली पेशियाँ किस प्रोटीन से बनी होती है? चलिए आंसर बताइए। तो देखिए, पेशी तंतुओं के पतली पेशियाँ एक्टिन, ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन जैसे पदार्थों से बनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा? डी ऑप्शन में, इनमें से सभी। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, इसका प्रतीक है लाल पांडा। आगे देखिए, एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? तो एनटीपीसी की स्थापना होती है 1975 में, याद रखिएगा 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो दोस्तों, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला
प्रथम मानव कौन था? तो याद रखिएगा यूरी गागरिन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूरी गागरिन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। याद रखिएगा बेल लेबोरेटरीज का। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एप्पल की बात करें तो क्या है ये? तो एप्पल जो है ये एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। और मोटोरोला की बात करें जो कि डी ऑप्शन में है, ये मोबाइल फोन निर्माता कंपनी है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में और इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखिए, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा कलकत्ता एवं आगरा के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, शंकुधारी वन को टैगा वन भी कहा जाता है। और शंकुधारी जो पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं और ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्रों में। सही जवाब है सी ऑप्शन। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। सही जवाब है बी ऑप्शन, चेन्नई। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में एक लोकप्रिय कृषि है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व भारत। और ऑप्शन में पहाड़ी क्षेत्र भी देता है, तो ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें।